फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मंगीला में आपका स्वागत है। और हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे आर्टिकल। और आर्टिकल में पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। पहले तो हमने ये देखा कि वर्ड्स के अनुसार पहले ए या एन ए लगाना है या एन लगाना है, वो हमने सीखा कि कहाँ ए लगाएंगे कहाँ एन लगाएंगे। फिर हमने देखा कि ए एन वाले वाक्य जो है ए एन आर्टिकल कौन कौन से वाक्यों में लगाया जाता है, वही हम रूल्स पढ़ रहे थे कि यूज ऑफ इनडिफाइनाइट आर्टिकल ए एन। ठीक है, तो कुछ रूल्स तो हमने पढ़ लिए थे, कुछ रूल्स हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और रूल्स होता है कि वर्ब जो होती है, ठीक है, वो वर्ब यदि वाक्य में एक नाउन की तरह प्रयोग की जा रही है तब उस वर्ब से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, चलो एक बार हम देख लेते हैं। यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उस वर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, he goes for a walk, या मैंने लिखा she has gone for a ride, I had a long talk with them, I want to a drink। अब देखो ये वाले जो वाक्य है, he goes for a walk, यानी कि वो वॉक पर जाता है, घूमने जाता है। तो ये वॉक करना क्या है, ये क्रिया ही तो है। वॉक करना क्रिया है, घूमना क्रिया है, लेकिन यहां पर एक नाउन के रूप में आया, यानी कि वो नाउन बन के क्या, वो भ्रमण या घूमना, मतलब वो भ्रमण के लिए या घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो इसके पहले हम ए या एन लगाया। शी हैज गॉन फॉर अ राइड, यानी कि वो सवारी या राइड के लिए निकल चुकी है। तो यहाँ पर राइड करना एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में आया है, तो इससे पहले भी हमने ए लगाया। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, मैंने उनसे लंबी बातचीत की या मेरी उनके साथ लंबी बातचीत हुई। तो ये जो टॉक है ये भी नाउन है, वैसे तो वर्ब है लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में आया है। टॉक यानी बात करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात न करके उसको आया बातचीत, एक लंबी बातचीत। ठीक है, तो यहाँ नाउन के रूप में आया है। आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, लिख लो, हैव अ ड्रिंक। तो यहाँ पर ड्रिंक एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में आया है, तो इसके पहले हमने क्या लगाया, ए। तो अगर कोई वर्ब जो है वो वाक्य में नाउन के रूप में आए तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और रूल लिख लो। ठीक है, यदि कुछ वर्ड मैं अगर बोलूं, जैसे कि आ जाए मैनी, रेदर, सच, क्वाइट, ये चार वर्ड, ठीक है, मैनी, रेदर, सच और क्वाइट, इन शब्दों के बाद में यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, पहले तो रूल लिख लेते फिर हम पढ़ेंगे। मैनी, वेदर, सच,
क्वाइट के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उससे पहले ए एन लगेगा। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज। या मैंने एक और वाक्य लिखा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क। या मैंने एक बार लिखा, इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन। ठीक है, तो देखो मैनी अ सिटीजन, मैनी अ सिटीजन का मतलब होता है कई एक नागरिक मतलब बहुत सारे नागरिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यदि कहीं पर मैनी लिखा हुआ है और अ लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। सिर्फ मैनी लिखा हुआ होता है और अ नहीं होता तो सीधा आता है सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैनी के बाद में अ लिखा हुआ है इसलिए क्या आएगा, सिटीजन। तो मैनी के बाद में अगर कोई नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर उसकी क्या लिखेंगे, ठीक है। मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, यानी कि बहुत सारे जो नागरिक होंगे वो इस तरह के बदलाव, सच चेंज यानी कि इस तरह के बदलाव को क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, मतलब उस तरह के बदलाव को अपनाएंगे। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि यह पूरी तरह से असंभव टास्क है। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, यानी कि यह पूरी तरह से एक फुलिश यानी कि मूर्खता भरा डिसीजन था। इट वॉज, तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ये दोनों नियम मैं साइड में हो जाता हूं, इसको पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, फ्रेज मतलब छोटे छोटे 2-2, 3-3 वर्ड के फ्रेज होते हैं, वो बहुत सारे फ्रेज होते हैं। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग वही हर जगह आते हैं, बाकी नहीं आते। तो वो कुछ फ्रेजेस है वो मैं आपको लिखा देता हूं कि इन फ्रेजेस के अंदर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। ठीक है, ये वो फ्रेजेस है जिसके अंदर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब होता है मुसीबत में, ठीक है, या परेशानी में। ठीक है, यदि मैंने कहा आई एम इन अ फिक्स, यानी कि मैं मुसीबत में हूं या मैं परेशानी में हूं। इन अ हरी, जिसका मतलब होता है जल्दी में। ठीक है, आई एम इन अ हरी मतलब मैं जल्दी में हूं, मतलब मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूं। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब होता है संक्षिप्त में या शॉर्ट में। मान लो आप किसी दोस्त को एक इंसिडेंट बता रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसने कहा कि मतलब के पूरी बात बताना, तो उसने कहा यार पूरी बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तुझे शॉर्टकट में बताता हूँ। ठीक है, आई विल टेल यू द होल स्टोरी इन अ नटशेल। ठीक है, मतलब मैं इसको संक्षिप्त में शॉर्ट करके बताता हूँ। मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोर मचाना। ठीक है,
मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट। कीप अ सीक्रेट का मतलब होता है मतलब किसी बात को गुप्त रखना। ठीक है, किसी बात को गुप्त रखना मतलब प्लीज कीप दिस थिंग, प्लीज कीप दिस अ सीक्रेट। ठीक है, मतलब कीप दिस थिंग अ सीक्रेट मतलब इस चीज को आप सीक्रेट रखना। एज अ रिंग, एज अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब है कि मान लीजिए एक पत्थर लिया आपने और उसको आप फेंक रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जाएगा? कोई 10-15 किलोमीटर तो दूर जाएगा नहीं, कि 1 किलोमीटर तो जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 100 मीटर दूर चला जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी जाएगा। मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएगा, नजदीक ही जाएगा। तो अगर कोई चीज आपके नजदीक में ही है, कोई दूर नहीं है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि नजदीक। फिर इन अ रेंज। इन अ रेंज का मतलब है कि मतलब उसी रेंज में, उसी प्रकार के। मान लो आप मतलब कपड़े खरीदने गए, ठीक है, या कोई सामान खरीदने गए, कोई टाइप के आइटम खरीदने गए, तो आप बताओगे दुकानदार को, मतलब आपको कोई चीज पसंद आएगी तो आप क्या कहोगे कि सर आप इसी रेंज में और दिखाइए। ठीक है, इन अ रेंज यानी कि एक प्रकार में, मतलब उसी प्रकार में, उसी रेंज में, उसी टाइप के। अब आ गया अ शॉर्ट वाइल अगो। इसका मतलब होता है थोड़ी देर पहले। एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है यदि कोई कंफ्यूज हो गया, मतलब बहुत ही भ्रमित हो गया कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं, पूरी तरह से टोटली कंफ्यूज है, तो उसको क्या कहेंगे? एट अ लॉस। अगर मैं कहूं कि आई एम एट अ लॉस नाउ, यानी कि मैं अब पूरी तरह से कंफ्यूज हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरी तरह कंफ्यूज या पूरी तरह भ्रमित। ठीक है, अब देखो टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, मतलब किसी चीज में दिलचस्पी या इंटरेस्ट लेना। टेक अ लाइकिंग, मतलब किसी चीज को पसंद करना। टेल अ लाई, इसको मतलब झूठ बोलना। ऑन अ लेवल। ऑन अ लेवल का मतलब होता है सिमिलर। अगर दो चीज एक जैसी है, सिमिलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन अ लेवल। अगर ऐसा हो गया ऑन द लेवल, ऑन द लेवल का मतलब हो गया, ऑन द लेवल का मतलब हो गया ऑनेस्ट। अगर मैं ये कह कि राम इज ऑन द लेवल, मतलब राम एक ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, इन अ जिप्सी और इन अ हेस्ट, दोनों का मतलब होता है जल्दी में या जल्दबाजी में। और इन अ टर्म, इन अ टर्म का मतलब होता है एक सौदे में, मतलब इस सौदे में ये है, मतलब इस टर्म के अंदर ये इंक्लूड है। ठीक है, इन अ वॉइस। इन अ वॉइस का मतलब होता है एक स्वर में। हाँ, ठीक है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि उन्होंने एक स्वर में हाँ कहा। दे सेड यस इन अ वॉइस, मतलब उन्होंने एक ही स्वर में, एक ही लय में सबने एक साथ हाँ कहा। इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में। और स्पेड स्पेड, स्पेड स्पेड का मतलब होता है साफ साफ। ठीक है, ही टोल्ड मी द टर्म एंड कंडीशन स्पेड स्पेड, यानी कि उसने मुझे सारी टर्म एंड कंडीशन साफ साफ बताई। ठीक है, और इनएक्टिव का मतलब होता है जल्दी में या जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये है कुछ फ्रेजेस है। फ्रेजेस का मतलब होता है 2 या 3 शब्दों से मिलकर बना एक छोटा सा वाक्य जो किसी कोई खास अर्थ निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। तो ये जो है ये कुछ फ्रेजेस थे, ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये सभी फ्रेजेस वो है जिसके अंदर ए या एन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर द का प्रयोग होता था, तो मैंने ये भी बता दिया, पर ज्यादातर ए एन का प्रयोग ही होता है। ठीक है, तो जिसके अंदर ए एन प्रयोग होता है वो सारे फ्रेज मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं आपको।
और लिखा दिया तो अब आप इसको, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप उतार दो। तो अभी मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताए कि ये वाले फ्रेजेस होते हैं, इसके अंदर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको लिखा है, ज्यादा तो नहीं लिखा पाया। ठीक है, तो देखो, ही इज ऑन अ लेवल टू यू, और मैंने बताया था ऑन अ लेवल का मतलब क्या होता है, सिमिलर, यानी कि समान। ही इज ऑन अ लेवल टू यू मतलब वो तुम्हारे समान है, तुम्हारे जैसा है। ही आंसर्ड इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब मैंने क्या बताया था कि जल्दी में, ठीक है, जल्दबाजी में। तो ही आंसर्ड इन अ जिफी यानी उसने जल्दी जल्दी में या जल्दबाजी में आंसर दिया। नेवर डिसाइड इन अ हेस्ट, इन अ हेस्ट का भी मतलब होता है जल्दी में या जल्दबाजी में, मतलब कभी भी जल्दी में या जल्दबाजी में डिसाइड मत करो, डिसीजन मत लो। He was looking in a fix, in a fix का मतलब मैंने बताया था मुश्किल में या परेशानी में। तो he was looking in a fix मतलब वो मुश्किल में दिखाई दे रहा था या परेशानी में दिखाई दे रहा था। ठीक है, all members supported the president, सभी मेंबर्स ने प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष को सपोर्ट किया इन अ वॉइस यानी कि एक स्वर में। ठीक है, सब ने एक स्वर में आवाज भरी कि हाँ हम प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेंगे। यू मस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड का मतलब मैंने बताया था साफ साफ। ठीक है, मतलब तुम्हें साफ साफ कॉल करना चाहिए या कहना चाहिए। ठीक है, ही अटैक्ड द एनिमी इन अ टेम्पर। ठीक है, ऑन द एनिमी, ऑन द एनिमी लिख देना, ऑन द एनिमी इन अ टेम्पर मतलब जो गुस्से में उसने अपने दुश्मन पर क्या किया, अटैक किया। ठीक है, तो ये वाला कुछ फ्रेजेस थे जो मैंने बताया आपको, जिसके अंदर ए या एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, वो आप इसको लिख लो। अब मैं आपको वो फ्रेजेस भी बता देता हूं जिन फ्रेजेस में, कुछ विशेष फ्रेजेस में ए या एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं, लगभग 15-20 फ्रेजेस होंगे। तो सारे याद तो है, लेकिन मैं अगर ऐसे ही लिखूंगा तो हो सकता है एक आधा छूट जाए। तो मैं वीडियो को पॉज करके सारे आपको लिख रहा हूँ और फिर आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ और फ्रेजेस लिखी है। ये वो फ्रेजेस है जिनके अंदर ए या एम का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी पहले हमने पढ़ी वो वाली वो फ्रेजेस थी जिसके अंदर ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और ये वो वाली फ्रेजेस है जिसके अंदर ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने लिखा टू लॉस हर्ट। ठीक है, लॉस हर्ट का मतलब ये नहीं कि दिल को घुमा देना, इसका मतलब होता है धैर्य खो देना। ठीक है, या हिम्मत हारना। हम कहते हैं ना, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो वो क्या होता, टू लॉस हर्ट। ठीक है, टू सेट फुट मतलब एकदम तैयार रहना, ठीक है, जाने के लिए। टू गिव ईयर, ईयर मतलब किसी चीज को कान देना। आप कहते हैं ना मेरी बात पर कान दो, मतलब मेरी बात पर ध्यान दो, बात पर ध्यान देना। एट होम यानी कि घर पर। सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आखिरी पर अंतिम नहीं। टू कैच फायर, कैच फायर का मतलब होता है आग पकड़ना। ठीक है, इन हैंड, इन हैंड का मतलब होता है प्रक्रियाधीन, प्रक्रिया में। आप कहोगे ना कि ये चीज इन हैंड है, इन हैंड है मतलब हाथ में ही है, मतलब ये कार्य अभी भी चल रही है। ठीक है, अभी भी प्रोसेस में। अब अगर हम कभी भी यातायात के साधन से आते हैं तो वो बाय करके लिखा जाता है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड। ठीक है,
एट लास्ट यानी कि आखिरी या अंतिम, बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में या मुसीबत में। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई एम इन डेंजर मतलब मैं खतरे में हूं, मैं मुसीबत में हूं। टू टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत रखना। टू लॉस हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना या धैर्य खो देना, और टू टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत रखना। ठीक है, या फिर अगर हम किसी को बाय ईमेल कोई चीज भेज रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो बाय चेक या बाय ईमेल वो वाला लिखेंगे चेक से। ठीक है, अब टेक हार्ट, ठीक है, टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत रखना। तो इधर मैंने दो जगह लिख लिया, तो इसको हटा लो। गिव हार्ट का मतलब क्या होता है? दिल देना। विन हार्ट का मतलब होता है दिल जीतना किसी का। और बियर हार्ट का मतलब होता है अपनी भावनाएं जाहिर करना। अपनी भावनाओं को जाहिर करना, बताना, प्रदर्शित करना। देखो अब ये वाले जो है इसको मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, ये देखो आप कि ये सही है कि नहीं। ही इज कमिंग बाय अ ट्रेन, यू मस्ट नॉट लॉस द हर्ट in this condition, the little child won the hurt by his acting. I send money by a check, always take a hurt in adversity. They planned to go by the air, we must bear hurt before hurt लिख दिया ना, before friends। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कोई एरर है या नहीं। He is coming by train, तो by train आना चाहिए, by a train नहीं आना चाहिए, यानी ये जो वाला वाक्य है इसको अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। दूसरा, you must not lose the hurt in this condition, यानी इस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन में तुम्हें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, धैर्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर द नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लॉस हर्ट यही लिखा जाएगा। The little child won the hurt by his acting, छोटे बच्चे ने एक्टिंग से हमारा दिल जीता, तो यहाँ पर भी द नहीं आएगा। अब I send money by a check, तो a check नहीं आएगा, सिर्फ चेक ही आएगा। ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ by email या by check ऐसे लिखते हैं। Always take hurt in adversity, तो take hurt का मतलब होता है हिम्मत रखना, यहाँ पर भी ए नहीं आएगा, सिर्फ टेक हर्ट इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या मुश्किल, मतलब तुम्हें मुसीबत या मुश्किल के अंदर क्या रखनी चाहिए? हिम्मत रखनी चाहिए। They planned to go by the air, तो by air नहीं होता, by air होता है, तो यहाँ पर भी द नहीं लिखा जाएगा। ये जो भी मैंने क्रॉस मारे वो बीच में से हटा देना, ठीक है। और नए वाक्य सही करके आप लिख लेना आप चाहो तो, नहीं तो अगर ऐसे कोई ऐसे ही करके क्रॉस मार दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। We must bear hurt का मतलब होता है अपनी भावनाओं को जाहिर करना, मतलब हमें अपनी भावनाओं को जाहिर करने चाहिए बिफोर फ्रेंड्स का मतलब होता है कि समक्ष यानी के सामने, ठीक है, इनके सामने, दोस्तों के सामने। यहाँ बिफोर का मतलब पहले नहीं होता, आपको बता दो, हो सकता है आपने बिफोर का एक ही मतलब सुना होगा पहले, लेकिन बिफोर का मतलब एक और मतलब होता है, बिफोर का के सामने, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, एक वाक्य कहा, प्रिंसिपल ने मुझे पूरी कक्षा के सामने डांटा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? प्रिंसिपल स्कॉल्डेड मी बिफोर द क्लास। यहाँ मतलब ये मत समझ लेना कि क्लास से पहले मुझे डांटा और फिर क्लास को डांटा, नहीं।
इसका मतलब होता है क्लास के सामने के समक्ष, क्लास के समक्ष मुझको डांटा या क्लास के सामने मुझे डांटा। जैसे कि मान लो आप प्रिंसिपल रूम में गए, वहां आपके मम्मी पापा भी है और प्रिंसिपल ने आपको वहां पर मम्मी पापा के सामने डांटा, तो आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल स्कॉल्डेड मी बिफोर माय पेरेंट्स, यानी कि मुझको मेरे मम्मी पापा के सामने डांटा। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, उसने मुझे दोस्त के सामने थप्पड़ मारा, मेरे दोस्त के सामने, तो क्या होगा? ही स्लैप्ड मी बिफोर माय फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहले मेरे दोस्त से पहले मुझे थप्पड़ मारा, यहाँ पहले अर्थ नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि उसके सामने, उसके समक्ष मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये जो है, तो बिफोर का अर्थ एक बार होता है के सामने या के समक्ष। ठीक है, तो ये हमने कुछ ये फ्रेज पढ़े जिसके अंदर ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे जस्ट वाले जो हमने पढ़े थे उसके अंदर ए और एन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन से फ्रेजेस के अंदर किया जाता है। ठीक है, और कौन सी फ्रेजेस ऐसी होती है जहां एन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम स्पेशली वो रूल पढ़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम रूल पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करना। तो मैंने आपको बताया कि ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। तो हम अब कह रहे हैं कि वो वस्तु एक है। एक है मतलब गिन तो सकते हैं कम से कम उस वस्तु को कि हाँ ये एक वस्तु है, कि दो वस्तु है या तीन वस्तु है। तो पहली तो ये कि वो वस्तु एक होनी चाहिए, यानी कि सिंगुलर होनी चाहिए, और दूसरी बात कि वो वस्तु गिनने लायक होनी चाहिए, यानी कि काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हालांकि ये नियम मैंने आपको पहले बताया हुआ ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ए एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी नहीं किया जाता है। जैसे कि अब प्लूरल कैसे हो गया? अगर मैं लिखता हूं बॉयज, तो बॉयज तो होगी बहुवचन लड़के, तो इसके आगे ऐसे लिखा, जैसे मैंने लिखा बॉयज हैव कम, ये लड़के आ चुके हैं, तो मैं क्या भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और बॉयज हैव कम, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसको हम इसके आगे हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सही वाक्य क्या होगा? बॉयज हैव कम। तो ये वाक्य तो सही होगा, जबकि ये गलत होगा। तो कोई भी अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो उसके आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात, ये नियम लिख लिया, एक और नियम लिख दो। अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जो चीज हम गिन ही नहीं सकते उसको कैसे बताएंगे कि वो एक है कि दो है? ठीक है, यानी कि जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते वो चीज अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसको हम उंगलियों पर ऐसे नहीं गिन सकते, एक दो तीन, अगर वो चीज हमारे सामने पड़ी हो तो ऐसे नहीं गिन सकते, एक दो तीन चार पांच छह। तो जो चीज नहीं गिनी जा सकती वो चीज क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जो चीज अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम बता भी नहीं सकते कि वो चीज एक है या दो है।
तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे एक साथ मिल गया है नहीं, तो फिर हो सकता है मैं कुछ लिखा हूँ तो हो सकता है कोई कुछ हो जाए, तो मैं वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि टाइम भी बच जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, और जिसको गिना नहीं जा सकता वो हम कैसे बताएंगे कि एक है या कितना है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, एयर, हेयर, बिजनेस, मिस्चिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क और एविडेंस। तो ये वो नाउन है जो अनकाउंटेबल है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि अगर मैंने एक वाक्य लिखा, ठीक है, He gave me an advice, उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो एडवाइस को हम गिन ही नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है, तो ए या एन भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे, मैं आज एक फर्नीचर खरीदूंगा, तो फर्नीचर के अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए या एन नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन नहीं लगता। लेकिन यदि आप कहीं आपको भी मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी ए एन लगा हुआ आपको दिख जाए, तो होता क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वो वर्ड इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगा दिए जाते हैं, जिससे ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर जब काउंटेबल नाउन में परिवर्तित हो जाते हैं उसके बाद उसके आगे ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट करके लिख लेता हूँ, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल नाउन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, उनके आगे कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे और फिर उन्हें काउंटेबल नाउन में परिवर्तित कर लेंगे, और फिर जब ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे वो शब्द लगाए और वो काउंटेबल नाउन बन गए, फिर तो हम ए एन का प्रयोग भी उसके साथ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आई हैव अ piece of information for you। ठीक है, मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। या फिर मैंने लिखा आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, या फिर मैंने लिखा He gave me a piece of work to do। ठीक है, मतलब I have a piece of information for you, यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। तो देखो, इंफॉर्मेशन ये है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन।
लेकिन उसके आगे एक शब्द लगा पीस ऑफ, और पीस ऑफ लगने से ये काउंटेबल नाउन बन गया। और फिर आगे हमने उसके आगे ए लगाया। आई हैड, हैड का मतलब ये खाना होगा, ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, यानी मैंने खाया, क्या खाया, आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो हमने यहाँ पर कहा था ब्रेड, ब्रेड ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ब्रेड के आगे स्लाइस ऑफ ये वाला वर्ड जोड़ा तो ये अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन गया। और फिर हम इसके आगे ए लगा सकते हैं, जैसे कि वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अब पीस ऑफ जोड़ा तो ये काउंटेबल में बन गया। तो फिर आगे हम इसके आगे ए लगा सकते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम अगर अनकाउंटेबल नाउन के आगे लगा ले तो वो भी काउंटेबल में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम उसके आगे भी ए या एन लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये अनकाउंटेबल के आगे जनरली ए एन नहीं लगता, ठीक है। तो और भी नियम है कि कहाँ और ए एन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो हम वीडियो की लेंथ को ज्यादा नहीं लंबा करेंगे, और आगे के रूल्स की कहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होता वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा चैनल अभी तक, ठीक है, नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ओके बाय, टेक केयर।